नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि टॉपिक का नाम देख के ही आप समझ गए होंगे। तो आपका टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक का हमारा क्या? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है। इससे पहले थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स का रुख कर लें। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आज से 2 साल बाद कहाँ होगा या फिर आज से 1 महीने पहले कहाँ था, ऐसा हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बता सकते हैं। यानी उसके फ्यूचर और उसके पास्ट के बारे में बता सकते हैं अगर मुझे उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता हो, या बोल सकता हूं अगर उसकी प्रेजेंट स्टेट मुझे पता हो। ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में कर सकते हैं। देखो आपने एक क्वेश्चन 11th में 12th में या फिर बीएससी में बहुत किए हुए हैं, या फिर जब बीएससी में जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे ना तब आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम किसकी बात करें? इन क्लासिकल मैकेनिक्स। किसकी बात करें? इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, या मेरे पास क्या है, कोई एक पार्टिकल है, या बोल सकते हैं कोई भी एक फिजिकल सिस्टम है। क्या है हमारे पास? कोई एक पार्टिकल है या फिर कोई एक फिजिकल सिस्टम हुआ। पार्टिकल क्या हुआ? एक टाइप का फिजिकल सिस्टम हुआ, और मुझे इसकी क्या दे रखी? इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है, या फिर बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट मुझे गिवन है। अब इनिशियल स्टेट गिवन होने का मतलब क्या हुआ कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तब मुझे इसकी पोजीशन गिवन है, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन गिवन है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी गिवन है मेरे को, यानी टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी गिवन है, और इसमें लगने वाला नेट फोर्स भी क्या है? मुझे गिवन है, या फिर जिसमें टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वो सब के सब मुझे क्या है? गिवन है। ये क्या है मेरे पास? यहाँ पर नेट फोर्स है। ठीक है, अगर ये मुझे पता है, ये क्या है? इसका प्रेजेंट है। इन क्लासिकल मैकेनिक्स ये क्या है? किसी एक फिजिकल सिस्टम या फिर किसी एक पार्टिकल का प्रेजेंट सिचुएशन है, फिर प्रेजेंट स्टेट है कि उसकी पोजीशन ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, उसमें लगने वाला नेट फोर्स ये है। अगर ये सब चीजें मुझे पता हो तब मैं क्या कर सकता हूं? उसकी फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकता हूं या बता सकता हूं। देन वी कैन फाइंड स्टेट आफ्टर टाइम टी। किसकी हेल्प से? न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? देन वी कैन डिटरमाइन, अच्छे से शब्दों में लिखो, क्या लिखेंगे? वी कैन डिटरमाइन स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम, स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम आफ्टर टाइम टी। आफ्टर या फिर बिफोर, उससे पहले भी, आफ्टर या बिफोर टाइम, या आफ्टर लिखो, चलो बिफोर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आफ्टर टाइम टी, यानी टी टाइम के बाद उस फिजिकल सिस्टम की स्टेट क्या होगी ये हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। उसको हम क्या बोल देंगे? फाइनल स्टेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम उसको? फाइनल स्टेट। और यहां पर लिख दो किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। किसकी हेल्प से? न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी? पोजीशन एट टाइम टी हो जाएगी, और वेलोसिटी एट टाइम टी हो जाएगी। ये हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। एंड फोर्स एक्टिंग आफ्टर टाइम टी, ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर मुझे किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट पता है, उसकी पोजीशन पता है इनिशियली, उसकी वेलोसिटी पता है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स पता है, तो मैं उसकी जो मेरे पास फ्यूचर मुझे उसकी स्टेट होगी आफ्टर टाइम टी, उसको क्या सकता हूं? डिटरमाइन कर सकता हूं या बता सकता हूं। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, या फिर ऐसा हम देखने को मिलता है? आंसर है हाँ, ऐसा हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में देखने को मिलता है। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी अर्थ 1 साल के बाद कहां पर होगी, जो कि सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो कैसा मोशन है? क्लासिकल मोशन है या फिर क्लासिकल सिस्टम है? अर्थ सन कैसा सिस्टम है? एक क्लासिकल सिस्टम है या फिर एक फिजिकल सिस्टम है, जिसको हम कहाँ स्टडी करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। और वो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो अर्थ है वो आने वाले 2 दिन के बाद कहां पर होगी, या फिर 1 साल के बाद कहां होगी। ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प से। और ऐसा हमने क्लास 11th में किया हुआ है। ठीक है, तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है या फिर जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसका नेचर कैसा होता है? डिटरमिनिस्टिक नेचर होता है। तो यहां पर लिख देंगे, इंपोर्टेंट लाइन है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिटरमिनिस्टिक। क्या होती है? क्लासिकल
मैकेनिक्स इज डिटर्मिनिस्टिक। कैसी होती है? डिटर्मिनिस्टिक होती है। डिटर्मिनिस्टिक क्या लिखा है? डिटर्मिनिस्टिक। ओके, डिटर्मिनिस्टिक। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि मैक्रोस्कोपिक वर्ड इज डिटर्मिनिस्टिक। मैक्रोस्कोपिक वर्ड इज डिटर्मिनिस्टिक। जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक होता है। माइक्रोस्कोपिक वर्ड मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जहां वो क्या हुआ? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जहां वो क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक वर्ड हुआ। हमने बुलेट के बारे में सर्च किया था। बुलेट क्या है? एक टाइप का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बुलेट। ठीक है, हम अगर बुलेट को फायर करेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये बुलेट आफ्टर 2 सेकंड कहां पहुंचेगी या फिर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी उसकी फाइनल पोजीशन क्या बता दे रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? डिटर्मिनिस्टिक होती है नेचर में। उसका नेचर कैसा होता है? डिटर्मिनिस्टिक नेचर होता है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये सेम चीज जो यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में हो रही है, क्या ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पॉसिबल है? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि क्वेश्चन इज दैट इज क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, या बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज ऑल्सो डिटर्मिनिस्टिक। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन ये है, इज माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज ऑल्सो डिटर्मिनिस्टिक। यानी क्या ये भी डिटर्मिनिस्टिक होता है? क्या मैं यहां पर भी अगर मेरे पास कोई एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है और उसकी मुझे इनिशियल स्टेट पता है तो मैं क्या उसकी फाइनल स्टेट डिटरमाइन कर सकता हूं, या मैं ये बता सकता हूं कि उसकी फ्यूचर स्टेट क्या होगी? क्या ऐसा क्वांटम मैकेनिज्म भी पॉसिबल है? या फिर बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है क्या वो भी डिटर्मिनिस्टिक होता है? इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम या फिर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज ऑल्सो डिटर्मिनिस्टिक। क्या वो भी डिटर्मिनिस्टिक होता है? ठीक, क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहां क्या लिख दिया हमने? माइक्रोस्कोपिक वर्ड लिख दिया, यहां क्या लिख दिया हमने? क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम लिख दिया। दोनों क्या हुई? सेम चीज हुई ना। अब क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं देता हूं। देखो क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है नो, नहीं। माइक्रोस्कोपिक वर्ड जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है, यानी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। अगर मेरे पास कोई एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी मेरे पास इनिशियल पोजीशन पता है और मुझे कोई बोले कि इसकी 2 सेकंड बाद पोजीशन क्या होगी, तो मैं उसको नहीं बता सकता कि वो 2 सेकंड बाद कहां होगा। तो यही तो क्या हुआ, यानी इस चीज को हम डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, उसके फ्यूचर में जो स्टेट होने वाली है उस चीज को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये क्या हुआ? इसका आंसर हुआ कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। अब सीधे ऐसे बोलने से थोड़ा हो जाएगा, बताना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है, क्यों वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। पहले ये लिख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल वर्ड या फिर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इनडिटर्मिनिस्टिक। क्या लिखेंगे हम यहां पर? तो इसका आंसर पहले नो लिखो, नो करके लिखो, इसके आगे लिखो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इनडिटर्मिनिस्टिक, यानी हम नहीं बता सकते कि वो कहां होगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इनडिटर्मिनिस्टिक। कैसा होता है? इनडिटर्मिनिस्टिक होता है। ठीक है, यानी कैसा होता है? इनडिटर्मिनिस्टिक। देखो इसको लिखने का एक और तरीका था, देखो आते दिमाग में आते रहते, एक तरीका और आ रहा है कि हम क्लासिकल जो सॉरी, अच्छा ये तो क्वेश्चन है ना, इधर है कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है कैसा होता है? डिटर्मिनिस्टिक होता है। या फिर मैंने क्या बोला? क्लासिकल मैकेनिक्स डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, या फिर क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम लिखो यार, क्या सिस्टम। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन फॉलो पाथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन फॉलो पाथ ऑफ
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पाथ को हम फॉलो कर सकते हैं, वही तो उसका डिटर्मिनिस्टिक नेचर हुआ जब हम फॉलो कर सकते हैं, बस कहने का तरीका अलग हुआ, फीलिंग सेम है कि हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे बुलेट, क्या हुआ, जैसे बुलेट के पाथ को मैं फॉलो कर सकता हूं, जैसे कार चल रही है, कार के पाथ को मैं फॉलो कर सकता हूं, तो ये कैसा नेचर हुआ, इसका डिटर्मिनिस्टिक नेचर हुआ। उसी तरीके से यहां क्या बोल दूंगा मैं, जो मेरे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनके पाथ को मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता या फिर फॉलो नहीं कर सकता, तो यहां पर इसको हम ये लिखा, क्या लिखा, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज इनडिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट फॉलो द पाथ ऑफ किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, पाथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैं उसके पाथ को फॉलो नहीं कर सकता, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन के पाथ को फॉलो नहीं कर सकता, उसको देखते हुए ऐसे नहीं जा सकता, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। जैसे मैं बोलता हूँ वो कार जा रही है, कार जा रही है, ऐसा बोलता हूँ, कहाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब मेरे पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ट्रेस किया, वो गया 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 गया, अब उधर है, अब उधर है, अब उधर, ऐसा मैं वहां बोल ही नहीं सकता, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हुआ, एक चीज हुई, यानी कहने का तरीका हुआ कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक, वो भी लिख दो नीचे, यहां पर लिख दो माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक, क्लियर हुई बात। नाउ अगेन, कि क्यों ऐसा होता है, यानी ऐसा क्यों होता है कि व्हाई माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है अब कि व्हाई माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक, ओके, ठीक है। चलो ये नोट करो, मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर क्वेश्चन डालो कि व्हाई माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक। ओ सॉरी, ऊपर से मिटाना चाहिए, वैसे मैं हमेशा नीचे से मिटा देता हूं ना, मेरे को याद नहीं रहता। आज मैं नया डस्टर ला रखा हूँ, ठीक है, इससे मिटाने में मज़ा आ रहा है, तो मैं ज़्यादा लिखूंगा ताकि मैं ज़्यादा मिटा पाऊँ। एक्चुअली मैं पहली बार डस्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जब से मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ ना, तब से मैं पहली बार ऐसे इस टाइप से डस्टर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे वो कपड़ा तो यूज़ करता रहता हूँ मैं, ठीक है, वो पोछा कपड़ा जब बच जाता है वो मेरा किसके काम आता है, मिटाने के काम आता है, लेकिन पहली बार मैं आज डस्टर लाया हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो गई है और आप लोगों से भी थोड़ा बहुत निवेदन है। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यार, ऐसे मतलब ऐसे ख्याल आया मेरे को, वो पढ़ लेंगे हम, अभी ख्याल ये आया यार, अच्छा है मैं वीडियो डालता हूँ, लोग देखते भी हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, देखते हैं चले जाते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कर दिया करो, अच्छा लगता है। कुछ बच्चे हैं करते हैं, एक लड़की है जिसका नाम भूमिका है, एक कोई भाई है वो वहाँ से है, कहाँ से, बांग्लादेश से, वो भी कमेंट करता है। वो मतलब ये कुछ रेगुलर कमेंट वाले ना, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब ये कमेंट करता है ऐसा लगता है कि यार हम इनसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ या फिर कुछ दे पा रहा हूँ, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी कर दीजिए, ओके। बहुत सारे हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, एक दो ही नाम याद आ रहे हैं क्योंकि ये रेगुलर कमेंट करते हैं, तो मेरे को नाम याद आ रहा है, ओके, ठीक है, ठीक, इतना ही कहना था मेरे को। चलो टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था कि वाई, क्वेश्चन था, क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि वाई माइक्रोस्कोपिक वर्ड इज इनडिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वर्ड इनडिटर्मिनिस्टिक क्यों होता है। अब देखो, माइक्रोस्कोपिक वर्ड करने का मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात हो रही है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जब भी हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है। और हम किसी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, एक वेव फंक्शन की हेल्प से उसके मोशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने पढ़ा था, जब एक वेव और उसके बीच में कंपेरिजन करा देते हैं हम, ठीक है, या फिर स्टर्न गल्लाक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, ओके, स्टर्न गल्लाक नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, स्टर्न गल्लाक नहीं, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने। तो डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन को हम एक वेव की तरह अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या था, दिस इज द रिलेशन, जो डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअल में क्या है,
दैट एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लेन करता है कि जो पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो हम किसी एक पार्टिकल के मोशन को क्या कर सकते हैं, किसी एक वेव की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर किसी एक वेव की इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वेव की इक्वेशन को हम इन जनरल क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो यहां पर लिखो इन क्वांटम मैकेनिक्स या फिर इन माइक्रोस्कोपिक वर्ड वी कैन डिटरमाइन मोशन ऑफ ए पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ ए वेव फंक्शन। किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, वेव फंक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव फंक्शन का मतलब किसी वेव की इक्वेशन, वो क्या कहलाती है, वेव फंक्शन कहलाती है ना। अब जो वेव होती है ना, वो क्या होती है, वो लोकलाइज नहीं होती, वो नॉन लोकलाइज होती है। ठीक है, वेव इज नॉट लोकलाइज। अब नॉट लोकलाइज करने का मतलब क्या हुआ, हम नहीं बता सकते कि ये वेव कहाँ है, उस वेव की पोजीशन नहीं बता सकते। वेव जो होती है वो पूरे स्पेस में स्प्रेड होती है। हम नहीं कह सकते कि अभी वेव यहाँ है, अभी वेव यहाँ पर है। ठीक है, वो समझेंगे अभी हम, मैं अभी ऐसे वर्बली बोल रहा हूँ। जो वेव होती है वो क्या होती है, लोकलाइज नहीं होती है, यानी हम नहीं बता सकते कि वेव कहाँ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो वेव जो होती है वो क्या होती है, नॉन लोकलाइज होती है, उसको हम लोकलाइज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लोकलाइज वेव। अब जो पार्टिकल है उसको हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर वेव को हम लोकलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं तो पार्टिकल को भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, लोकलाइज नहीं कर पाएंगे। और यही तो क्या है, इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर है कि हम किसी चीज को लोकलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई क्वांटम मैकेनिकल वर्ड इज क्या, इनडिटर्मिनिस्टिक। जो क्वांटम मैकेनिकल वर्ड है वो कैसा है, इनडिटर्मिनिस्टिक है। क्यों, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल होते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक वेव की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। और वेव के साथ क्या, वेव का मतलब क्या हुआ, कोई एक वेव फंक्शन से एक्सप्लेन करते हैं या फिर उस वेव की इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। और जो वेव होती है वो क्या होती है, नॉन लोकलाइज होती है, यानी उसको हम स्पेस में लोकलाइज नहीं कर सकते। वो क्या होती है, ऑल ओवर स्पेस स्प्रेड होती है। ठीक है, कहीं भी उसको हम नहीं कह सकते कि वेव यहाँ है, वेव यहाँ है, लोकलाइज नहीं है। ठीक, अगर वेव लोकलाइज नहीं है तो उस पार्टिकल के, किसी पार्टिकल के साथ वेव जो एसोसिएटेड है वही लोकलाइज नहीं है, तो पार्टिकल कैसे लोकलाइज हो जाएगा। तो पार्टिकल भी क्या है, लोकलाइज नहीं है। कहाँ, इन क्वांटम मैकेनिक्स। अगर लोकलाइज नहीं है तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा है, इनडिटर्मिनिस्टिक है। क्लियर हुई बात। देखो इसी एग्जांपल के समझते हैं कि वेव लोकलाइज न होने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव इज नॉट लोकलाइज। ठीक, लिखा है तो लिखो, पहले यो लिख लेते हैं। ठीक है, यहां आप लिख लोगे उसको। ठीक है, लिख लो अपने कॉलम में, लिख लो, इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डिटरमाइन मोशन ऑफ ए पार्टिकल बाय ए वेव फंक्शन ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ इट, एंड वेव इज नॉन लोकलाइज, और वी कैन से वेव, वी कैन नॉट लोकलाइज वेव, so we cannot also localize particle. That's why microscopic particle या फिर microscopic word is indeterministic. इसलिए क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड होता है वो कैसा होता है, इनडिटर्मिनिस्टिक होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय, एक इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया हमने, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय wave is not localized, wave is not localized, wave localized नहीं है, ये कहने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, देखो समझो, एक काम कर रहा हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक रस्सी है। ठीक है, तो वेव जब भी बात आती है तो रस्सी की बात करते हैं, क्योंकि रस्सी में हम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, एक रोप है, एक लॉन्ग रोप है। ठीक है, रोप माने रस्सी। ठीक है, इस तरीके से क्या है, मेरे पास कोई एक रस्सी है, यूं करके। ओके, आप यहां खड़े हो, इस तरीके से आप यहां खड़े हो और आपके हाथ में रस्सी दे दी गई है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास 60 मीटर है। कितनी है, लगभग 60 मीटर, यानी बहुत लंबी रोप है। आप रोड में ऐसे बिछा दिया आपने यूं करके। ओके, इतनी लंबी क्या है, रोप है ना। अब आपको क्या कहा गया कि इसमें क्या करो, वेव प्रोड्यूस करो। तो वेव प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट कराना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, इसको इस तरीके से ऊपर नीचे ऑसिलेट कराते हो, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कराते हो। ऊपर नीचे ऑसिलेट कराने से क्या होगा, इसमें इस तरीके से वेव प्रोड्यूस जाएगी। ये क्या थी, जो मेरे पास रस्सी है उसकी इनिशियल कंडीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी। उसके बाद वेव इस तरीके से, यहाँ बोल सकते हैं ये आप हो जो क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से
ऑसिलेट करा रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कराएगा तो उसमें इस तरीके से वेव बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इस तरीके से वेव बनेगी, इससे आएगो भी बनेगी, अगर और ज्यादा लंबी होगी तो और ज्यादा वेव बनेगी यूं करके, तो इस तरीके से क्या होगी, वेव बनेगी, ठीक, ये वेव बन रही है। ओके, क्लियर हुई बात। ना एक आदमी आया, आप ऐसा कर रहे थे, एक आदमी आया आपके पास और आपसे पूछा वेयर इज वेव, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, वेयर इज वेव, वेयर इज वेव, आपको उसे बताना है। अभी तो छोटा दिख रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है मेरा, तो ये वेव आपको छोटी दिख रही है। अगर मैं इसकी थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाऊं, इसकी वेवलेंथ छोटी करूं, ठीक है, इसको ऐसा बनाऊं मैं ताकि आप और अच्छा समझ पाओ इसको। अब आपसे पूछे कि बताओ भैया हमको, ये आदमी आया आपके पास और आपसे पूछा वेयर इज वेव, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेव, और ऐसे लिखूं, क्या लिख सकता हूं मैं, क्या पूछ सकता है आपसे वो, व्हाट इज पोजीशन ऑफ वेव, व्हाट इज POSITI, पोजीशन ऑफ वेव, वेव की पोजीशन क्या है बताओ। क्या कर सकते हो आप, एक बार इसको देखो, इस वेव को देखो और खुद से क्वेश्चन करो कि इस वेव की पोजीशन कहां है, ठीक है, ये क्या है, 0 है और ये क्या है, 60 मीटर है, बीच में जूम कर लो और भी क्या है, इस तरीके से मीटर स्केल रखा हुआ है और आपको बताना है कि वेव कहां है। क्या आप बता सकते हो, आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वेव यहां पर भी है, यहां भी है, यानी इस पूरे 60 मीटर में क्या है, वेव स्प्रेड है, जो पूरे का पूरा यहां पर मेरे पास रोप है, उस पूरे की पूरी रोप में क्या है, वेव इस तरीके से स्प्रेड है। अगर ये रस्सी यहां से आगे भी होती ना तो वेव यहां भी स्प्रेड होती, तो आप बता ही नहीं सकते कि ये वेव एग्जैक्टली कहां पर है, एग्जैक्टली वेव कहां पर है आप नहीं बता सकते। तो यही क्या है, तो इसी को क्या बोला हमने कि वेव इज नॉट लोकलाइज, यहां पे कैसे होती है, नॉन लोकलाइज होती है, हम उसको लोकलाइज नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉन लोकलाइज नेचर ऑफ वेव, वी कैन नॉट लोकलाइज वेव। यानी जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज वेव, सो दैट क्वेश्चन लिटिल बिट नटी, ठीक है, यानी थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। तो अजीब सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम यहां पर वेव को लोकलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हियर वी कैन नॉट लोकलाइज वेव, या फिर बोल सकते हैं वी कैन नॉट डिटरमाइन वेव, यानी वेव को डिटरमाइन तो नहीं कर सकते हम, वेव नहीं बोलेंगे, पोजीशन ऑफ वेव, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपने लिखा होगा। तो हियर इन दिस केस, इस केस में क्या है, यहां पर लिख के चलो, इन दिस केस, इन दिस केस वी कैन नॉट determine position of wave, position of wave, हम वेव की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इस केस में ना। वही सेम आदमी है, थोड़ा सा ऐसे फिजिक्स के बैकग्राउंड से है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसने, आपसे पूछ दिया कि भैया वेव है तो बताओ इसकी वेवलेंथ क्या है, इस वेव की वेवलेंथ क्या है, आपसे पूछा गया, उसको आदमी के द्वारा आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखो अपनी बुक, अपनी कॉपी में लिखो कि व्हाट इज वेवलेंथ, आपको ये वेव दी गई है इस तरीके से, इसकी वेवलेंथ बतानी है, क्या आप बता सकते हो इसकी वेवलेंथ, आंसर है हाँ, आप बता सकते हो। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ दिख रही है। वेवलेंथ क्या होती है, ये डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, दिस इज वेवलेंथ, और आपने यहाँ पे मीटर स्केल रखा हुआ है, तो आप इस लेंथ को बता सकते हो। अगर इस लेंथ को बता सकते हो, यानी आपने क्या कर दिया, वेवलेंथ को डिटरमाइन कर दिया यहां पर इस केस में। तो यहां पर क्या लिखा, इन दिस केस वी कैन नॉट डिटरमाइन पोजिशन ऑफ वेव प्रिसाइसली, कैसे, प्रिसाइसली बट वी कैन डिटरमाइन, wavelength very well, ठीक है, वी कैन डिटरमाइन वेवलेंथ वेरी वेल। तो वेवलेंथ क्या कर सकते हैं हम, बहुत इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी को और सब किताबी भाषा में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन दिस केस, इसमें लिखो, इन दिस केस वेवलेंथ इज, सॉरी ऐसे लिखो, हाँ, वेवलेंथ इज वेल डिफाइंड, दिख रहा है आपको, वेवलेंथ क्या है, वेल डिफाइंड है, बट पोजीशन ऑफ वेव इज इल डिफाइंड, बट पोजीशन ऑफ वेव इज इल डिफाइंड,
डिफाइन। जो पोजीशन ऑफ वेव है वो क्या है, इल डिफाइन है। इल डिफाइन का मतलब अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट बोलते हैं, यानी स्पष्ट नहीं है क्या पोजीशन ऑफ वेव जो कि दिख रहा है हमको। और जो वेवलेंथ ऑफ वेव है वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन है, वो ये है। माना वो कितनी है, अज्यूम कर लो ये 60 मीटर है, तो अज्यूम कर लो कितनी है, ये 10 मीटर है। वेवलेंथ कितनी है उसकी, 10 मीटर है। क्लियर होगी बात, ये बात क्लियर हुई। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पर वेव क्या है, नॉन लोकलाइज है, यानी उसको लोकलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं। पोजिशन इज नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइंड, बट इन दिस केस वेवलेंथ इज डिटरमाइंड, वेवलेंथ इज वेरी वेल डिफाइंड। नाउ एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सेम आदमी है, सेम रोप है, ठीक है, ऐसे ही देखो दूसरा एग्जाम्पल, यही आदमी है यहाँ पर, ओके, और ये वही रोप है, यूं करके 60 मीटर उसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, 60 मीटर। दिस लेंथ इज 60 मीटर, ये 60 मीटर की लेंथ है। नाउ आप यहाँ पर खड़े हो और आपके हाथ में रस्सी दे देगी और आपने क्या किया, इसको ऑसिलेट कराया, बट अभी आपने इसको यहां पर जो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहे थे ना, ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, सिर्फ एक जर्क प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, एक जर्क प्रोड्यूस किया यूं करके। फिर वो जर्क इस तरीके से क्या कर रहा है, इस जो मेरे पास रोप है इसमें इस तरीके से मूव कर रहा है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। अब ये क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी वेव की, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ वेव, इस तरीके से है। ये वो इंसान है जिसने जर्क प्रोड्यूस किया। अभी ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं करा, अभी खाली ये जर्क, ये चीज हो रही है अभी, ठीक है। क्लियर हो रही बात, जर्क का मतलब क्या होगा, ओके, हाथ बनाने जरूरी है क्योंकि जर्क प्रोड्यूस करना है। अब देखो, अब यहां से जर्क कैसे आगे गया होगा, देखो यहां जर्क कैसे पैदा प्रोड्यूस हुआ, फिर वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैंने अज्यूम कर लिया किसी टाइम पर जर्क कहां पहुंचा हुआ है, इधर पहुंचा हुआ है, ये जो डंप है इस तरीके से उभार है वो यहां पहुंचा हुआ है यूं करके, ठीक। और फिर आगे और इससे पीछे की रोप क्या होगी, इस तरीके से स्ट्रेट होगी, और फिर जो जर्क है इस तरीके से आयो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, यूं करके। अब वेलोसिटी नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक, मतलब डायरेक्शन। और एक उसको दिखा रहा है कि ये जर्क इस तरीके से आयो को मूव कर रहा है, या फिर जो बम्प है इस तरीके से आयो को मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुई बात। नाउ अगेन इसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। यहाँ कुछ पैरामीटर बने हो, यहाँ भी बने होंगे, ठीक। ऐसा जिनको लिए कितना है, 10 है, ओके, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, फिर 40, ये 60 है यहाँ पर, ठीक है, ये बीच में आ जाएंगे। क्लियर हुई बात। नाउ ये एक्चुअल में क्या है, एक वेव है, ठीक है, क्या है, एक वेव का पार्ट है, एक वेव है ना। अभी आपसे वही आदमी दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेव, वेव की पोजीशन क्या है। क्या अब आप वेव की पोजीशन बता सकते हो, बताओ क्या बोल सकते हो। आपसे पूछा गया है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इस वेव की पोजीशन क्या है। और अगर मैं 100 बच्चों से क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये वेव जा रही है, और उसने 11th में वेव पढ़ी है, और उससे मैं पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेव, तो वो क्या बोलेगा, कहां पर है, यहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, बता देगा ना, ठीक है। एक समझदार इंसान बता देगा कि यहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है, वेव है, क्योंकि यहां से ऐसे गया होगा ना, यूं करके ऐसे आगे बढ़ा होगा, ठीक है। आप ऐसे रस्सी लेना, रस्सी में जर्क पैदा करना हो, जर्क झुक कैसे जाता है आगे को, फिर वहां जाके फिर वहां रिफ्लेक्टिव होता है, अगर वहां पर क्या हो, सॉलिड मीडियम हो, ठीक है, वो बात की बात है, छोड़ो, ठीक। अभी यहाँ फ्री है मीडियम, तो यहाँ जाके ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ पर अभी क्या है, फ्री है, मीडियम आएगा, तो यहां से जर्क गया, और अभी जर्क कहां पहुंचा है, 20 मीटर पे पहुंचा है। तो इस केस में हम क्या कर पा रहे हैं, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वेव, तो मैं उसको वेव की पोजीशन बता पा रहा हूं, उसको मैं वेव की पोजीशन बता पा रहा हूं। तो इन दिस केस वी कैन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ वेव प्रिसाइसली। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे इन दिस केस पोजीशन ऑफ वेव ऑफ, अरे यार क्या लिखा, इन दिस केस वी कैन डिटरमाइन, ऐसे लिखो, इन दिस केस वी कैन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ वेव प्रिसाइसली, वी कैन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ वेव प्रिसाइसली। हम वेव की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इस वेव की वेवलेंथ क्या है। क्या अब आप इस वेव की वेवलेंथ बता सकते हैं, खुद से क्वेश्चन करिए और सोचिए। ये एक वेव दे रखी है और आपसे कोई पूछ रहा है, एक इंसान, बताओ इसकी वेवलेंथ क्या है, आप बता सकते हो, नहीं। वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए आपको,
एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, या फिर इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए। क्या अब यहां पर वो दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं? वेव तो है, इस तरीके से वेव आई को बढ़ रहा है। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस तो आई को बढ़ रहा है, यानी वेव तो आई को बढ़ रही है, लेकिन हम उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ऐसे इसको देख के। बट वी कैन नॉट डिटरमाइन, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन wavelength of wave। कैसे? क्या लिखा हमने? वेरी वेल। wavelength of wave वेरी वेल, यानी वेवलेंथ को डिटरमाइन हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पोजीशन को अभी हम डिटरमाइन कर दे रहे हैं। इसी को जैसे हमने यहां पर लिखा कि इन दिस केस वेवलेंथ इज वेल डिफाइंड बट पोजीशन ऑफ वेव इज इल डिफाइंड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर हम क्या लिख देंगे? in this case क्या हो जाएगा? क्या डिफाइन है अभी अच्छी तरह से? पोजीशन वेल डिफाइंड है। इन दिस केस पोजीशन ऑफ वेव इज वेल डिफाइंड, बट क्या? वेवलेंथ ऑफ वेव इज इल डिफाइंड। कैसे है? इल डिफाइंड है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ वेव इज इल डिफाइंड। क्लियर हुई बात? इसको समझे आप? इन दोनों चीज को समझे? एक बार ध्यान से देख लो। जब हमने क्या करना चाह रहे हैं, हम वेवलेंथ को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं प्रिसाइजली, या फिर बहुत अच्छी तरीके से वेवलेंथ को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो वेव की पोजीशन को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम वेव की पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तब हम उसकी वेवलेंथ को अच्छी तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब हम वेवलेंथ को वेल डिफाइन कर रहे हैं, तो उसकी जो पोजीशन है वो इल डिफाइन हो जा रही है। जब हम पोजीशन को वेल डिफाइन कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ इल डिफाइन हो जा रही है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके ना? अब देखो, अब इन दोनों चीज को मैं क्या कर सकता हूं? एक लाइन में लिख सकता हूं, इन जनरल। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूं, ये लिख लिया आपने, आप ऐसे नीचे को बनाओगे या फिर यहां पर ऐसे क्लोज कर दो, इसके नीचे लिख दो ऐसे करके, इन जनरल करके लिखो। तो इन जनरल क्या लिखोगे? आप लिखोगे इन जनरल इफ वी वांट टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ वेव प्रिसाइसली देन वी गेट लेस डिफाइन, या फिर वी गेट क्या बोल सकते हैं हम, अगर नॉट वेरी वेल डिफाइंड वेवलेंथ। सिंपल बात हुई ना? वही तो करना चाह रहे हैं। मैं अंग्रेजी में नहीं बता पा रहा हूं, हिंदी में मेरे दिमाग में चल रहा है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बोलना चाह रहा हूं कि इन जनरल क्या बोल सकते हैं, अगर मैं किसी वेव की पोजीशन को डिफाइन करने जाता हूं या फिर प्रिसाइसली मेजर करने जाता हूं, तब उसकी जो वेवलेंथ है वो लेस प्रिसाइज हो जाती है। और अगर मैं किसी एक वेव की वेवलेंथ को प्रिसाइसली मेजर करने जाता हूं, तब उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? लेस प्रिसाइज हो जाती है। अब इसी को क्या करना है? हमको इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, ये ऊपर का मिटा रहा हूं, फिर लिखते हैं। सॉरी, ओहो, ये पता है क्यों मिट गया? ये क्यों डर रहा हूं मैं इसको मिटाने से? क्योंकि मेरे को इसकी स्पेलिंग नहीं आती है। ठीक है, अभी क्लास में होते तो मैं पूछ लेता बच्चों से, बताओ भैया स्पेलिंग क्या है। यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बात करूँ मैं आपसे? ठीक है। सो इन जनरल क्या लिख सकते हैं? देखो, इन जनरल क्या लिख सकते हैं? इफ वी वांट मेजर पोजीशन ऑफ वेव, precisely, then measurement of wavelength is less precise।
इज लेस प्रिसाइज, ठीक है, लेस प्रिसाइज, ठीक। और इसके आगे लगा वाइस वर्सा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो उसके इसके यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा के लिखना, इफ वी वांट टू मेजर वेवलेंथ ऑफ वेव प्रिसाइजली देन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ वेव इज लेस प्रिसाइज। क्लियर हुई बात? ओके। और ये जो हमने लिखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट, ऐसे आप लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, आपने वही पढ़ा है मोमेंटम और पोजीशन वाला, ठीक है, उस पर आएंगे भी हम, इसके जस्ट बाद आने वाले हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है हमारा, दिस इज, इसके नीचे लिख देना, दिस इज ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, या फिर एक स्टेटमेंट है किसका? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक। लेकिन एग्जाम में आप नहीं लिखते हो इसको, क्यों? क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा हाइजेनबर्ग ने सीधे सीधे बोला था, ओके। उन्हें जो बोला था उसी को हम प्रेफर करते हैं, ठीक। तो ये यही वो स्टेटमेंट है, बस यहीं पर कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे हम, तो वही मॉडिफिकेशन करने हम जा रहे हैं। देखो नाउ, अब देखो एक काम कर रहे हैं, ये लिखा ना हमने, इसको ध्यान देना, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ इज लेस डिफाइंड, और यहां पर क्या है? पोजीशन है, पोजीशन ऑफ वेव है, ठीक है। इतनी बात दिख रहा है आपको? अब देखो नाउ, सिंस वी नो, इसको लिखना है आपको, लिखना जरूरी है, ठीक है। सिंस वी नो, सिंस फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या पता होता है हमको? हमें पता होता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन मोमेंटम होता है, ठीक है। ये पता है हमको कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो ये रिलेशन क्या दिखा रहा है? दिस रिलेशन शो अस, इफ, क्या बोलूं मैं यहां पर, इफ वेवलेंथ इज डिफाइंड प्रिसाइसली, वेवलेंथ इज डिफाइंड, या फिर मेजर बोलो, ठीक है, डिफाइंड प्रिसाइसली, then this equation tells us momentum is also, p क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, देन मोमेंटम जिस पार्टिकल के साथ वो वेव एसोसिएटेड है, ठीक है, उसका मोमेंटम है, देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, या फिर डिफाइंड प्रिसाइसली। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर इसका मेजरमेंट बहुत अच्छी तरीके से है, अपने आप ही पी क्या आ जाएगा? प्रिसाइज आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट है। देखो यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? एच ओवर लैम्डा है। अगर लैम्डा की वैल्यू प्रिसाइज है, यानी बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है, जैसे कोई मेजरमेंट, कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, उससे जब हमने लैम्डा क्या किया? मेजर किया, किसी भी एक पार्टिकल की वेवलेंथ, पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ को हमने मेजर किया, और वो क्या है? बहुत प्रिसाइज है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उसको यहाँ पुट करूंगा, उसकी वैल्यू को इसे कैलकुलेट करूंगा, तो मोमेंटम भी कैसा निकलेगा? प्रिसाइज निकलेगा, या फिर वेल डिफाइंड मोमेंटम निकलेगा। तो वही मैं लिखना चाह रहा हूँ, ऑल्सो डिफाइन प्रिसाइजली, और ये ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में जहां जहां वेवलेंथ आ रखा है, उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? मोमेंटम से रिप्लेस कर सकता हूं। तो कर दो, देखो अब क्या बनती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो बनेगी वो थोड़ा आपको दिखी दिखी जैसी लगेगी। लिखो अब क्या बन जाएगी डेफिनेशन, इसे मिटाएं। अब देखो अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी? नाउ वी कैन राइट, जस्ट क्या करना है आपको, जहां यहां वेवलेंथ लिखा है ना, उसके जो क्या रख दो? मोमेंटम लिख दो। तो क्या रखोगे? इफ, ये क्या लिखा मैंने? हाँ, इफ वी वांट measure position of wave precisely, then measurement of किसका? momentum at the same time is less precise। मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एक चीज और, एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों मेजरमेंट साथ साथ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इज, अभी बात करेंगे इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, इज लेस प्रिसाइज, ठीक है। क्या होता है वो?
लेस प्रिसाइज होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा। सो इसके नीचे लिख दोगे दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, इसको लिख दो यहाँ पे, इसमें लिखो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही चीज़ क्या है इसके नीचे लिखना, मैं ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ और आप क्या लिखोगे उसके नीचे, दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर हुई बात? नाउ अब देखो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, या फिर क्वांटिटिवली भी बोल सकते हैं, या फिर मैथमेटिकली बोलो, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं बताओ, वो इक्वेशन तो पता होनी चाहिए आपको, क्या, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होता है, और दिस इज आवर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या बोल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म है कि डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी एक्स, सॉरी डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। अब एच कट क्या है सब जानते हो, मैं तो एच कट बोलता हूँ, कुछ लोग एच बार बोलते हैं। मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जहाँ एच कट बोलते, वैसे तो हम जाते ही नहीं थे, मतलब जो भी था एच कट ही बोला है हमने। तो एच कट इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर 2 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच ओवर 2 पाई, और एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सब जानते हो 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये सब जानते हैं कि इसकी ये क्या है मेरे पास यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। तो दिस इज अवर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे इसको थोड़ा और इस तरह डिफाइन करना चाहते हैं, या बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं जैसे हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया था, नहीं जिस तरीके से उन्होंने अपनी कॉपी में लिखा था उस तरीके से लिखना चाहते हैं। ठीक, देखो क्या लिखना चाह रहा हूं मैं। अब यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल पी एक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। आंसर यहां लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, यहां डेल पी एक्स मल्टीप्लाई में है, इधर जाए क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। अब देखो यहां से ये इक्वेशन क्या बताना चाह रही है, एक क्वेश्चन को बताना चाह रही है, मैं लिख के चलता हूं आपको समझ में आएगा। उससे पहले इसे मिटाता हूं। एक क्वेश्चन में बता रही है ओके, ये चीज क्या बताया, ये डेल पी एक्स डेल एक्स ये एक्यूरेसी है। ठीक है, या एरर भी बोल सकते हैं। अगर हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं ना, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जो एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्यूरेसी है, ये क्या है, मोमेंटम में एक्यूरेसी है, और ये क्या है मेरे पास, पोजीशन में एक्यूरेसी। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप। तो जो मेरे पास यहाँ पर डेल एक्स है, ये क्या है, एक्यूरेसी इन पोजिशन, एक्यूरेसी इन पोजिशन है, दिस इज एक्यूरेसी इन पोजिशन। और जो डेल पी एक्स है ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, एक्यूरेसी इन मोमेंटम, या फिर उसको और इस तरह प्रिसाइसली लिखना चाहोगे, एक्यूरेसी इन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम लिखो। क्या लिखो, इन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट में जो क्या है, एक्यूरेसी वो कितनी है, डेल पी एक्स है, और पोजिशन के मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, डेल एक्स है। क्लियर हुई बात ना। अब देखो इसको लिखते हैं। ओके, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। देखो इफ वी मेजर, क्या लिख रहा हूं, इफ वी मेजर मोमेंटम, या फिर एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम with accuracy of del px। अगर हम मोमेंटम का मेजरमेंट करते हैं और हमारी एक्यूरेसी कितनी है, del px है, then at the same time if we want measure
पोजीशन एक्स पोजीशन बोलो और अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की पोजीशन हो तो एक्स पोजीशन, देन मिनिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, देन मिनिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज कितनी होगी, डेल एक्स, एंड दिस डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर 2 इंटू डेल पी एक्स। यही क्या कहता है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। ये भी क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। तो क्या कह रहा है देखो, अगर मैं इफ वी मेजर एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विद एक्यूरेसी डेल पी एक्स, कोई मैंने मोमेंटम मेजर किया, किसी एक पार्टिकल का हो सकता है, किसी एक सिस्टम का हो सकता है, और उसमें एक्यूरेसी कितनी है हमारी, डेल पी एक्स की एक्यूरेसी है। कितने की एक्यूरेसी है, डेल पी एक्स की एक्यूरेसी है। देन एट द सेम टाइम, और मैं उसी टाइम पर मैं उसकी पोजीशन भी मेजर करना चाहता हूं। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू मेजर एक्स पोजीशन, एक्स पोजीशन का मतलब एक्स डायरेक्शन की पोजीशन, एक्स पोजीशन, देन मिनिमम एक्यूरेसी, क्या लिखता हूं, देन मिनिमम एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज डेल एक्स, एंड दिस डेल एक्स क्या होगा, या तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एच कट ओवर 2 डेल पी एक्स से, या इसके बराबर होगा। ठीक है, इससे कम एक्यूरेसी नहीं हो सकती। ठीक, क्लियर हुई बात। तो मिनिमम इतनी एक्यूरेसी हो सकती है। ये क्या है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्लियर हुई बात। कहने का मतलब ये है, अगर डेल पी एक्स क्या है, बहुत छोटा है, तो अपने आप ही डेल एक्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी जो पोजीशन में मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेसी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। ये क्या होगी, एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी ना। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी उसकी, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्लियर। तो यही क्या है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और ये चीज क्या रखना है, आपको याद रखना है। नाउ अब एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ओके, इसे हटा लेता हूँ, वीडियो लंबी होगी, 48 मिनट की होगी, कोई बात नहीं। ठीक, डाल देंगे इसको, जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, बस लास्ट बचा, लास्ट स्टेटमेंट, फिर हो जाएगा। देखो क्या है, अगर मैं इसको कहाँ देखूँ, इन 3 डायमेंशन देखूँ, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन 3 डायमेंशन, आप पूरा लिखना। ठीक है, इन 3 डायमेंशन। तो इन 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट का था, तो उसमें वाई भी आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, देखो उसको, कि डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, ये तो लिखा ही है हमने। और वाई के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू डेल पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2, और डेल जेड डेल पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके, नाउ इसको और अच्छी तरह समझते हैं, कुछ ऐसे समझते हैं। देखो क्या समझते हैं कि ये तो स्टेटमेंट हो गया इसका, ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक, अब थोड़ा और लिखते हैं, मतलब क्या कहना क्या चाहता है प्रिंसिपल। तो यहां पर लिखो, दिस प्रिंसिपल टेल अस, दिस प्रिंसिपल टेल अस वी कैन मेजर, अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा देर आंख खुलेगी आपकी, हाँ, लेकिन जब मैं थोड़ा देर आगे लिखूंगा तब कहेगा हाँ ठीक है। देखो, दिस प्रिंसिपल टेल अस वी कैन मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैं सीधे इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं, या फिर ठीक है इलेक्ट्रॉन ही बोल दो, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन क्यों बोला मैंने, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैं वो भी लिख सकता हूं, वहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिख सकता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको जाना पहचाना है तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं हम। तो दिस प्रिंसिपल टेल अस वी कैन मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली स्पेलिंग क्या हो गया, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, अभी तो करते नहीं बसता, लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम। बट ऐसे यहां पर लिखो, बट वी कैन नॉट
we cannot exact position and momentum of electron, we cannot, क्या लिखा है, we cannot measure exact position and momentum of electron, we cannot measure exact position and momentum of electron at the same time, सेम टाइम पर मेजर नहीं कर सकते हैं, बट डिफरेंट टाइम पर मेजर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। इसको और लिख दो, टू एनी आर्बिट्री एक्यूरेसी, किसी एक एक्यूरेसी तक मेजर नहीं कर सकते, मेजर तो कर सकते हैं लेकिन क्या आ जाएगा, बहुत गलत वैल्यू आ जाएगी, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, ये कहने का मतलब हुआ। दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट ऑफ, इसको भी लिख दो, ये और अच्छा स्टेटमेंट है क्या, दिस प्रिंसिपल टेल एस वी कैन मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली, बट वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। ये जो आया ना यहाँ पर, ये चीज एट द सेम टाइम, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो उसको साइमल्टेनियसली लिखा होगा उसने, ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप। वी कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली टू एनी आर्बिट्ररी एक्यूरेसी। क्लियर हुई बात। तो दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ना अगर यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए कि तो आप छोटे के लिए बोल दे रहे हो, क्योंकि बुक में लिखा है आपने बोल दिया, सही बात है, बुक में लिखा है बोल दिया, तो समझाओ भी ना, क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? हाँ जी होता है। देखो समझो कैसे, इसे मिटाऊं मैं समझने के लिए, ये फिर से मैं उसी में आ गया। एक काम कर रहे हैं, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा आई होप। इसे मिटा रहा हूँ और कंपेरिजन कराए कर रहा हूँ। कैसे? एक बार क्लासिकल पार्टिकल को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, फिर उसके बाद एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन को मेजर करेंगे, और हम दोनों में ये डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। ठीक, देखो सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, एक कार के लिए। कार क्या है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ कार, या फिर बोल सकते हैं मेजरिंग पोजीशन ऑफ कार। अगर मैं पोजीशन ऑफ कार बताना चाहूं, पोजीशन ऑफ कार, ठीक, कोई कार है, अज्यूम कर लो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, कोई ये कार है इस तरीके से, ठीक है, कार मेरे से बनती है नहीं, मेरी ऐसे ही बनती है, तो मैंने बना दी भैया, दिस इज अवर कार, ये कार है, ठीक है ना। कोई इंसान यहाँ खड़ा है, आप इधर खड़े हो यूँ करके, ठीक है, ऐसे करके आप खड़े हो इधर, और आपको इस कार को बताना है कहाँ है, इसकी पोजीशन मेजर करनी है। आप बताओगे कहाँ है ये, वो उधर है, ऐसे हाथ लगाओगे, यानी इसको मेजर करना है, इसको देखना है आपको। कैसे देखोगे, कैसे देखते हैं पता है आपको, कि जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर या फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख की रेटिना में पड़ती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, या लाइट रे ना बोल तो क्या बोलूंगा, फोटोन बोल दूंगा। जब कोई फोटोन किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और वो फिर हमारी आंख की रेटिना में पड़ता है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ऐसा ही तो हो रहा होगा, यहाँ से इस तरीके से फोटोन आ रहे होंगे, इस कार से टकरा रहे होंगे, और वो फिर आके आपकी आंख की रेटिना में इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे होंगे, तो आपको ये कार दिखाई दे रही होगी। क्या इस फोटोन के टकराने से इस कार के मोशन में कोई अंतर आया? नहीं आया, ठीक है, फोटोन है, ये कार है, कुछ मोशन नहीं आया। ठीक, तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया, यहां पर इस कार के मोमेंटम को भी मेजर कर लिया और इसकी पोजीशन को भी मेजर कर लिया। मोमेंटम मेजर कर, स्पीड मेजर करना, आपने ये बता दिया कि कार इतनी स्पीड से जा रही है और यहां पर जा रही है, पोजीशन भी मेजर कर दिया, और क्या दूसरा क्या, मोमेंटम मेजर कर दिया, यानी एट द सेम टाइम। ठीक है, ऐसा हुआ। ये कहां हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स में हुआ, यानी क्लासिकल फिजिक्स में हुआ, जब हम किसकी बात कर रहे थे, कार की बात कर रहे थे। उसी टाइम पर अगर मैं क्या करूं, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, देखो तब क्या हो जाएगा। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम ले लो एक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो कैसे देखूंगा, ये मैं हूं, ठीक है, कैसे बना रहा हूं, ये मैं हूं इस तरीके से, या फिर आप हो, कोई भी है, इंसान है एक, इस इलेक्ट्रॉन को देखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी, और जब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के रेटिना में पड़ेगी तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो यहां से कोई फोटोन आया, यूं करके फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, और टकरा कर हमारी आंख के रेटिना में पड़ा तो हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया। अब क्वेश्चन ये है
क्या यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर सेम इफेक्ट डालेगा जैसा यहां पर डाल रहा था? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है और वो इतनी एनर्जी होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट से बाहर फेंक देती है। ठीक है, क्या कर देती है? इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट से बाहर फेंक देती है। इतनी क्या होती है? उसके पास एनर्जी होती है। तो यहां से वो फोटोन आया, इससे टकराया, हमारी आंख के टनल में पड़ा, हमने उसे मेजर तो कर लिया, हमने बोला कि वो यहां पर है, लेकिन उसके मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी उसी टाइम पर हम उसका मोमेंटम नहीं मिला। मोमेंटम चेंज होने का मतलब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई। मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां से वो एनर्जी आई, फोटोन आया, लाइट आई, इससे टकराया और उसने इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट कर दिया, यानी वहां से बाहर फेंक दिया उसके ऑर्बिट से। तो अब वहां है ही नहीं वो जहां था। तो हमने क्या किया? हमने ये तो देख लिया कि मोमेंटम सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, लेकिन अब हम उसका मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वहां है ही नहीं। यानी उसी पॉइंट पर, उसी पोजीशन पर उसका मोमेंटम क्या था हम नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब वहां है ही नहीं, वहां से कहीं दूसरी जगह चला गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स या फिर इन माइक्रो फिजिकल वर्ड वी कैन नॉट डिटरमाइन, इसको ऐसे बोलते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे दिमाग में आ रही है, वो क्या है कि इन माइक्रोस्कोपिक वर्ड वी कैन नॉट डिटरमाइन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट डिस्टर्बिंग इट। यानी इलेक्ट्रॉन को विदाउट डिस्टर्ब किए हम उसकी पोजीशन मेजर कर ही नहीं सकते। अगर जैसे ही मैं डिस्टर्ब करके उसकी पोजीशन मेजर करूंगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, यानी उस टाइम पर हम मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। और यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्लियर हुई बात? तो दिस इज अवर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके नीचे लिख देना, इन क्वांटम मैकेनिकल वर्ड वी कैन नॉट डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विदाउट डिस्टर्बिंग देम। उनको बिना डिस्टर्ब किए हम उनकी पोजीशन फाइंड कर ही नहीं सकते। क्लियर हुई बात? दिस इज ए बिग स्टेटमेंट। क्लियर? ये हमने पिछला लेक्चर जो कर रखा है ना, वेव वर्सेस पार्टिकल, उसमें भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि मतलब हमको उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएंगे? ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्लियर हुई बात? ओके, तो ये क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, यहां पर ऐसा होता है और यहां ऐसा होता है, यानी हम मोमेंटम और पोजीशन को साथ साथ मेजर कर ही नहीं सकते। अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार मोमेंटम मेजर करो, एक बार पोजीशन मेजर करो, लेकिन साथ साथ नहीं कर सकते। यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एक चीज और, लास्ट चीज है, थोड़ा सब्र कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो कैनोनिकल कंजुगेट होता है ना, एक चीज यहां पर जो क्या है, एक पोजीशन है और दूसरा क्या है? मोमेंटम है। और इस तरीके से लिखा ना हमने, h/2 लिखा। ये जो पोजीशन और मोमेंटम है इनको हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल कंजुगेट बोलते हैं। ये मैं चेक कर लेता हूं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कैनोनिकल ही बोलते हैं ना, इनको हम कैनोनिकल कंजुगेट बोलते हैं यार, सॉरी गलत देखा, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल बोलते हैं। मैं कहाँ गया मेरा दिमाग? जो x और px है ना, जो x और px है, नहीं डेल जो पोजीशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल है। x एंड px आर कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। ठीक है, तो किन्हीं भी दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक और डेफिनेशन आ गई यहां से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जहां हम x और px बोल रहे थे ना, उसकी जो क्या बोल दो सीधे कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल बोल दो। किन्हीं दो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल को हम एक ही साथ एग्जैक्टली मेजर कर ही नहीं सकते। यही क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, ये नाम याद रखना, क्या? कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा कि वी कैन नॉट डिटरमाइन टू कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल एट द सेम टाइम, या फिर बोलते हैं वी कैन नॉट डिटरमाइन टू कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल प्रिसाइजली एट द सेम टाइम। प्रिसाइजली हम एट द सेम टाइम दो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल को नहीं बता सकते। जैसे ये पोजीशन और मोमेंटम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल है। जैसे टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। तो इसके लिए भी अगर टाइम और एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से डेल टी इंटू डेल ई, डेल टी इंटू डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/2। तो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। एनर्जी और टाइम के टर्म में क्या हो गया? ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। आप बता सकते हो ये क्या बताना चाहता है? आपके लिए होमवर्क है,
व्हाट दिस इक्वेशन टेल अस, व्हाट दिस इक्वेशन टेल अस। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है ये आपको बताना है। इसका तो पता चल गया, ये हमने पढ़ लिया ये क्या बता रही है। ये इक्वेशन क्या बता रही है ये आपको क्या करना है, होमवर्क में है। दिस इज योर होमवर्क। मैं या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम बोलो या फिर मेरे को व्हाट्सएप में बोलो या फिर अपने हाथ से जो भी लिख के आपको मन में आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, इसको देखकर आपको लिखना है, मेरे को सेंड करना है। आप व्हाट्सएप में कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, यहीं पर भी कर सकते हो। किस पर, यूट्यूब में कमेंट में लिख दो, देख लेंगे, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा और बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो ये क्या हो गया, हमारा फुल एंड फाइनल लेक्चर ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया ना। अब हमको ये समझ में आया नहीं है, कैसे चलेगा, हमको क्या करने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चंस आंसर ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।